नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आई एस पीसेस पर। मैं हूं आर के सर। साथियों, आज मैं आपको इंग्लैंड में लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास अर्थात संसद का विकास पढ़ाने जा रहा हूं। इसका पहला पार्ट पहले अपलोड हो चुका है, अब मैं दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। ये यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हिस्ट्री के विश्व इतिहास का एक टॉपिक है। आइए स्टार्ट करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा कि ट्यूडर वंश की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी और एलिजाबेथ फर्स्ट के कोई संतान नहीं थी, अतः ये निसंतान ही इनकी डेथ हो गई। और इसके बाद में इनका चचेरा भाई जेम्स प्रथम गद्दी पर बैठा और इसने राजा का पद एक निरंकुश शासन की तरह चलाया। इसने संसद को भंग कर दिया और मनमाना कर लगाया जनता के ऊपर, कड़ा जुर्माना लोगों के ऊपर लगाता था। और जेम्स प्रथम की डेथ हो जाती है 1625 में, और 1625 में डेथ होने के बाद फिर बैठते हैं चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं, उसके बाद 1628 में एक प्रार्थना पत्र संसद ने इनके सामने प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र में महत्वपूर्ण बातें ये थीं कि बिना संसद की स्वीकृति के कोई भी आप जनता के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। संसद ने एक तो ये किया, प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया। दूसरा ये था कि लोगों की राय के विरुद्ध आप उनके घर के सामने कोई भी सेना खड़ी नहीं कर सकते। तीसरा प्रार्थना पत्र का बिंदु था कि शांति के काल में कोई भी सैनिक गतिविधि नहीं हो सकती, यानी फौजी कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक है। और अब क्या था कि ये जो प्रार्थना पत्र की महत्वपूर्ण बातें थीं, ये चार्ल्स प्रथम ने सहज स्वीकार कर लिया, आसानी से स्वीकार कर लिया। ये स्वीकार इसलिए किया क्योंकि चार्ल्स प्रथम को धन की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने संसद की बात मान ली, क्योंकि धन तो संसद जब कानून पारित होगा तब राजा को धन मिलेगा। तो ये बात चार्ल्स प्रथम ने स्वीकार कर ली। इससे संसद की शक्तियों का इजाफा हो गया। लेकिन फिर 1629 में संसद की बैठक फिर हुई, और संसद की बैठक होने पर यहाँ संसद में एक अधिनियम लाया गया, और अधिनियम में ये कहा गया कि अगर राजा बिना संसद की स्वीकृति के धर्म में कोई परिवर्तन करता है, या कोई बिना संसद की स्वीकृति के जनता के ऊपर टैक्स लगाता है, और कोई भी अगर टैक्स को देने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो राज्य का दुश्मन होगा। बस ये अधिनियम जैसे ही संसद में लाया गया, तो उस समय पर चार्ल्स प्रथम क्रोधित हो गया और उसने क्या कर दिया, संसद को भंग कर दिया और लोगों को जेल में डाला स्टार्ट कर दिया। इसी बीच एक इलियट नाम के व्यक्ति थे, ये संसद के अधिकारों के पक्ष लिया करते थे और जनता के स्वतंत्रता के अधिकारों के समर्थक थे। इनको पकड़ के जेल में डाल दिया और अंततः इनकी डेथ हो गई। इसके बाद में फिर चार्ल्स प्रथम निरंकुश शासन फिर भी इनका जारी रहा, लेकिन कुछ घटनाएं घटित होती हैं। स्कॉटलैंड में विद्रोह स्टार्ट हो जाते हैं, जो एक इंग्लैंड का ही पार्ट था। जैसे ही स्कॉटलैंड में विद्रोह स्टार्ट हुए, तो राजा को फिर धन की आवश्यकता पड़ी, और धन की आवश्यकता पड़ी तो वो संसद की तरफ गया और संसद की बैठक बुला ली। और संसद की बैठक बुलाने के बाद में 3 हफ्ते तक, यानी 20-21 दिन संसद चली, और जैसे ही धन उनको मिल गया, राजा को मिल गया, फिर संसद को इन्होंने भंग कर दिया। तो संसद ये जो 20-21 दिन की चली, इसको शॉर्ट पार्लियामेंट कहते हैं, क्योंकि बहुत कम समय तक ये संसद चली। यहाँ भंग करने का मतलब होता है संसद को स्थित करना, और भंग करना ये राजा का दाएं बाएं हाथ का खेल रहता था उस समय पर। ठीक है। तो इसी समय पर एक घटना और आगे फिर बढ़ी आती है। यही स्कॉटलैंड का विद्रोह राजा दबा ही रहा था, लेकिन विद्रोह नहीं दबा और स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही आक्रमण कर दिया तो चार्ल्स प्रथम के हाथ पर फूल गए, और हाथ पर फूल गए तो उसके बाद में इसने संसद की फिर बैठक बुला ली, और संसद की बैठक 1640 ईस्वी में बुलाता है। फिर ये स्कॉटलैंड से झगड़ा बना रहता है। ये संसद फिर 1660 तक चलती रहती है। धीरे धीरे राजा को धन की आवश्यकता होती है, वो संसद में प्रस्तुत करता जाता है, संसद धन देती जाती है। तो ये जो 20 साल की संसद चली, 20 साल की ये संसद चलती है, तो इसको लॉन्ग पार्लियामेंट कहते हैं। ये संसद के इतिहास में बहुत बड़ा एक मेगा चेंज था कि 20 वर्ष तक राजा को संसद की आवश्यकता पड़ी। तो कभी भी अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि लॉन्ग पार्लियामेंट कब से कब तक चली, 1640 से लेकर 1660 तक चलती है। यहाँ पर एक घटना और घटित होती है। यहाँ पर घटना ये घटित होती है कि एक 1641 में एक बिल आता है,
और ये बिल संसद में पेश किया जाता है। इस बिल के पक्ष में कुछ राजा के पक्ष में हो गए और कुछ संसद के अधिकारों के पक्ष में हो गए। अब क्या होता है कि मूल प्रश्न यही था कि संसद की संप्रभुता रहेगी, संसद द्वारा पारित कानून राजा को मानने पड़ेंगे या राजा के आदेश मानने पड़ेंगे। संसद छोटी होगी, राजा बड़ा होगा, या राजा छोटा होगा, संसद बड़ी होगी। इस प्रश्न पर ये दो भागों में संसद बट गई और ये गृह युद्ध जैसी संसद में स्थिति उत्पन्न हो गई। बस इसी गृह युद्ध को प्यूटरिन क्रांति कहते हैं। जब भी परीक्षा में प्यूटरिन क्रांति पूछें तो संसद में संसद के समर्थक और राजा के समर्थकों के बीच आपको गृह युद्ध या झगड़ा बता देना है, ठीक है। चार्ल्स प्रथम को 1648 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल दिया गया और 1649 को इनको मृत्युदंड दे दिया। यानी संसद इतनी पावरफुल हो गई कि उन्होंने राजा को मृत्युदंड दे दिया और चार्ल्स प्रथम को फांसी पर लटका दिया। ये संवैधानिक विकास में, संस्थाओं के विकास में पहला और अंतिम अवसर है जब राजा को इस प्रकार से फांसी दे दी गई हो, ठीक है। इसके बाद में आगे एक और घटना घटित होती है। यहाँ पर चर्च का एक वयोवृद्ध यानी वृद्ध सदस्य था, इसका नाम था प्रेस्बिटेरियन। इसने ये कहा था कि राजा को, चार्ल्स प्रथम को फांसी न दो, इससे समझौता कर लो और संसद की शक्तियों का बढ़ा हुआ समझौता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कर्नल प्राइड थे, इन्होंने इनको धक्का मार के निकाल दिया। यानी प्रेस्बिटेरियन के समर्थक यानी राजा के समर्थकों को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब वहाँ पर संसद के अधिकारों के समर्थन करने वाले पार्लियामेंट के सदस्य रह गए। जितने वहाँ रह गए तो उन सदस्यों को वाली संसद को रंप पार्लियामेंट के नाम से पुकारा गया। रंप पार्लियामेंट 1648 से 1653 तक चलती है। इस प्रकार से ये घटना घटित होती है। अब इसके बाद में क्रोमवेल आते हैं। अब क्रोमवेल ये गद्दी पर बैठते हैं 1653 में और ये 1658 तक इनका शासन चलता है। अब क्रोमवेल ने निरंकुश शासन चलाया, संसद को भंग कर दिया, जनता पर नाना प्रकार के टैक्स लगाए और इन्हीं का ही बेटा रिचर्ड भी बैठता है जब गद्दी पर, वो भी नाना प्रकार के ये टैक्स लगाता था जनता के ऊपर और निरंकुश शासन करता था। तो जब इनकी निरंकुशता दोनों शासकों की रही, यानी 1653 से लेकर 1659 तक इनकी निरंकुशता चलती है दोनों लोगों की, यानी क्रोमवेल की और रिचर्ड की। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब संसद ने दबाव डाला रिचर्ड के ऊपर कि शासन जनता के अनुसार होना चाहिए, संसद के बनाए हुए कानूनों के अनुसार होना चाहिए, तो इसने क्या कर दिया, 1659 में त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने के बाद में अब यहाँ पर गद्दी अब किसको सौंपी जाए, तो गद्दी किसको सौंपी जाए, तो इन लोगों को, सांसदों को पुनः याद आया कि क्यों न इसी स्टुअर्ट वंश को पुनः जीवित किया जाए और इनके परिवार के कोई लोग अगर यहाँ आसपास किसी देशों में होगा उनको बुलाकर गद्दी सौंप दिया है। बस इसी में ही जनरल फेयरफैक्स और जनरल मॉर्क ने चार्ल्स सेकंड को आमंत्रित किया और कहा कि स्टुअर्ट वंश की पुनः गद्दी संभालो और स्टुअर्ट वंश पुनः प्रारंभ होता है। और इन्होंने 1660 में गद्दी संभाली और ये गद्दी 1650 तक चलती है ना। स्टुअर्ट वंश पुनः स्थापित हो गया। अब जैसे ही चार्ल्स सेकंड आए तो उनके सामने क्या क्या शर्तें रखी गई, क्या क्या बात हुई। एक तो क्या हुआ, संसद की शक्ति का इजाफा हो गया, क्योंकि संसद ने कहा कि अब संसद के कानून के अनुसार राजा अपने शासन को चलाएगा, मनमानी नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ये हुआ कि जो यहाँ पर चार्ल्स सेकंड गद्दी पर बैठा तो इसने ये देखा कि इनके समय पर एक मंत्रिमंडलीय प्रणाली विकसित हो गई जिसको कैबिनेट सिस्टम कहते हैं। हुआ ऐसा कि प्रिवी काउंसिल के जो सदस्य थे ना, वो संख्या उनकी ज़्यादा थी। संख्या ज़्यादा होने के कारण राजा उनसे परामर्श भी ढंग से नहीं कर पाता था। तो चार्ल्स प्रथम ने क्या किया, एक परामर्शदात्री संस्था समिति की घोषणा कर दी और परामर्श, जिससे राजा परामर्श लिया करता था और जिसके आधार पर निर्णय करता था। तो इस समिति का नाम केवाल, ठीक है, पड़ा। तो इस केवाल की बैठक होती थी ना, परामर्शदात्री समिति की, ये एक बंद कमरे में होती थी, छोटे बंद कमरे में, है ना। और इस छोटे बंद कमरे को कैबिनेट कहा गया। तब से ही इस प्रकार के जो मंत्री होते हैं ना, विश्वासपात मंत्री, उनको कैबिनेट मंत्री तभी से नाम पड़ा हुआ है जो आज तक पड़ा हुआ है। और ये केवाल की बैठक है ना, ये 1673 तक ये इस प्रकार की व्यवस्था चलती रही, ठीक है। अब यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था भी पनप गई। दलीय व्यवस्था इस प्रकार से पनप गई कि कॉमन सभा यानी एक प्रकार की लोकसभा, चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा, है ना। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो राजा के समर्थन कर रहे थे वो डेनबी के नेतृत्व में थे,
ठीक है। और जो संसद के अधिकारों का समर्थन कर रहे थे सांसदों के बीच में, वो कंटेबल कहलाया, और जो डेनवी के नेतृत्व में राजा का समर्थन कर रहे थे उनको वो कोर्ट कहलाई, ठीक है। तो इस प्रकार से संसद में दो दल जैसी व्यवस्था बन गई यहाँ पर, ठीक है। अब दो दल जैसी व्यवस्था बन गई। इसके बाद में क्या होता है कि 1679 ईस्वी में शेफ्टबरी के नेतृत्व में जो संसद के अधिकारों की वकालत कर रहे थे उनका बहुमत आ गया संसद में, और जैसे ही बहुमत आ गया तो उन्होंने एक एक्सक्लूसिव बिल पेश किया। एक्सक्लूसिव बिल में ये था कि जो इसके बाद में चार्ल्स प्रथम के बाद में जो जेम्स प्रथम गद्दी पर इनके भाई बैठने वाले थे तो उनको गद्दी पर न बैठने दिया जाए, ठीक है, उनको वंचित रखने के लिए बिल था। तो यहाँ पर संसद दो भागों में विभाजित हो गई। तो इसमें से एक शेफ्टबरी के जो समर्थक थे, इसको कंटीवल कह रहे थे, उनको हुइग कहा गया, ठीक है, हुइग। और जो राजा के समर्थक थे जिनका डेनवी नेतृत्व कर रहे थे वो टोरी कहलाए, ठीक है, टोरी। तो इस प्रकार से ये हुइग दल आगे चल के उदारवादी लिबरल पार्टी बन जाएगा, और जो टोरी दल है ये कंजर्वेटिव पार्टी आगे चल के बन जाएगा। तो यहाँ पर दलीय व्यवस्था स्टार्ट हो गई इनके समय पर, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही चार्ल्स प्रथम था, और चार्ल्स प्रथम के बाद में फिर ये जैसे ही इसकी डेथ होती है तो इसका भाई ये जेम्स सेकंड गद्दी पर बैठ जाता है। ये 1685 से लेकर 1688 तक रहा, यानी चार्ल्स सेकंड के समय पर थोड़ा सा संसद को अधिकार ज़्यादा मिले। जेम्स प्रथम ने उसको उलट दिया, निरंकुश शासन किए। ये कैथोलिक था और इसने धर्म को भी परिवर्तन करना चालू कर दिया और राजनीतिक अधिकारों को एडॉप्ट कर लिया और निरंकुश शासन किया, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये जेम्स सेकंड गद्दी पर बैठा, इसने निरंकुश शासन स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में एक घटना घटित होती है कि जेम्स सेकंड है ना, तो जेम्स सेकंड के एक बेटा पैदा होता है। उस बेटे का पालन कैथोलिक धर्म के अनुसार इन्होंने करना चालू कर दिया, और जैसे कैथोलिक धर्म के आधार पर इन्होंने इसको पालन किया तो संसद के समर्थक थे ना, संसद के अधिकारों के, वो चौकन्ने हो गए। उन्होंने कहा कि इसके लिए ये उत्तराधिकारी तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये जेम्स सेकंड की तरीके से निरंकुश शासन करेगा, क्यों कैथोलिक धर्म वाला है। अतः एक ऐसा शासक होना चाहिए जो प्रोटेस्टेंट हो और संसद की बातों को स्वीकार करे, उसके अधिकारों को। तो इन्होंने इसके लिए एक रास्ता खोज निकाला। यानी जेम्स की एक पुत्री थी मैरी, और इनकी शादी हॉलैंड में हुई थी, हॉलैंड के राजा विलियम के साथ में। और विलियम प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाला था और मैरी, बस इनका काम बन गया। इन्होंने विलियम और मैरी को आमंत्रित किया इंग्लैंड की गद्दी संभालने के लिए। जनता इसलिए नाराज़ नहीं हुई क्योंकि जेम्स सेकंड की बेटी थी, लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली थी। और तो विलियम्स और मैरी जैसे इंग्लैंड में आई सेना लेकर, जेम्स प्रथम ने जनता से मदद मांगी। किसी भी जनता ने इनका सहयोग नहीं किया क्योंकि निरंकुश शासक था। अब विलियम मैरी को ये शासन गिफ्ट में दिया गया था संसद की तरफ से। तो संसद की तरफ से गिफ्ट में दिया गया, तो इनसे क्या हुआ कि संसद ने अपने अधिकारों वाला विल अधिनियम यहाँ पर पेश किया, तो इन्होंने इसको सहज स्वीकार कर लिया, है ना। तो यहाँ पर एक रक्तहीन क्रांति होती है 1688 में, जैसे मैरी और विलियम बैठते हैं। रक्तहीन इसको कहते हैं क्योंकि खून की एक भी बूंद नहीं यहाँ पर वही, यानी एक सत्ता से राजा से दूसरा राजा परिवर्तित हो गया, और यहाँ पर कहीं पर भी कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई भी एक भी रक्त की बूंद नहीं हुई गिरी, इसीलिए इसको रक्तहीन क्रांति कहते हैं। और साथ में कैथोलिक राजाओं की जगह पर प्रोटेस्टेंट राजा का परिवर्तन हो गया, ठीक है। और जैसे ही ये गद्दी पर बैठे तो इन्होंने ये कह दिया, इनके सामने कुछ शर्तें रख दी कि देखो, एक तो राजा कहता है ना देवी अधिकार, हमें ईश्वर से गद्दी मिली है, इस प्रकार का ढोंग नहीं चलेगा। गद्दी जनता के द्वारा मिलती है, संसद के द्वारा, ये कोई ईश्वर के द्वारा नहीं मिलती है। तो राजा के देवी अधिकार को समाप्त कर दिया गया, और राजा का कर्तव्य भी निर्धारित कर दिया गया कि जब तक राजा संसद के कानून के अनुसार कार्य करता रहेगा और अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करता रहेगा, तब तक ही उसे शासन करने का अधिकार है, नहीं तो उसे गद्दी से उतार दिया जाएगा। और अब राजा को शपथ भी लेनी पड़ती थी, यानी विलियम और मैरी को शपथ लेनी पड़ी, और इस शपथ में ये कहा गया कि अब देश का शासन संसद के द्वारा चले हुए कानूनों से चलेगा, ठीक है। और इसी बीच में अब जैसे ही ये गद्दी पर बैठे तो संसद और राजा के बीच के जो झगड़े थे वो समाप्त हो गए। यहाँ पर एक त्रिवार्षिक अधिनियम भी आता है, वो भी पारित हो गया। त्रिवार्षिक अधिनियम ये था कि 3 वर्ष में एक बार संसद की बैठक बुलाना इन्होंने अनिवार्य कर दिया, और टाइम से चुनाव करना चालू कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से संसद की एक प्रकार से यहाँ पर रक्तहीन क्रांति हुई, संसद की शक्तियों का इजाफा हुआ। अब रक्तहीन क्रांति के बाद में कैसे कैसे संविधान का विकास हुआ।
तो इसके लिए बिल ऑफ राइट शब्द आता है, बिल ऑफ राइट, ठीक है। ये 1689 में, ठीक है, बिल ऑफ राइट, है ना। तो 1689 में ये जैसे विलियम और मैरी बैठे तो इन्होंने एक शपथ ली, है ना। इसमें ये था कि संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा जनता के ऊपर, और न कोई राजा अपनी सेना रखेगा। और इन्होंने अगला ये भी कहा कि संसद का नियमित सत्र बुलाना पड़ेगा और नियमित चुनाव कराने पड़ेंगे इस संसद के। तीसरा बिंदु ये था इस शपथ का कि राजा तभी किसी व्यक्ति को कैद में या जेल में डाल सकता है, उसे दंड दे सकता है जब उस पर अपराध सिद्ध हो जाए। यानी राजा आदेश से नहीं होगा, जब उस पर अपराध न्यायालय में सिद्ध हो जाए या संसद में सिद्ध हो जाए तब, ठीक है। और अगला बिंदु ये था कि संसद के सदस्यों को भाषण करना, संसद के अंदर बहस करना, बिल पारित करने के लिए तर्क वितर्क करना, इसके लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। न्यायालय में कहीं पर भी इन पर मुकदमा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये भी एक इसमें बिंदु था। अगला बिंदु ये था कि राजा कोई भी विशेष कोर्ट स्थापित नहीं करेगा, यानी जो न्यायपालिका उसी के वही न्यायपालिका बनी रही, कोई विशेष कोर्ट राजा का नहीं रहेगा जिसमें किसी को भी दंड दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ये बिल पारित हुए। अब यहाँ पर बात आती है आगे चल के एक उत्तराधिकार अधिनियम पारित होता है। उत्तराधिकार अधिनियम में ये होता है अगला अधिनियम विलियम मैरी के समय पर, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि विलियम की जो पत्नी थी मैरी, इनकी 1694 में डेथ हो जाती है मैरी की, ठीक है। और विलियम और मैरी से कोई संतान नहीं थी। अब गद्दी के उत्तराधिकार के लिए संकट पैदा हो गया, और संकट पैदा हो गया तो यहाँ पर इनकी मैरी की बहन थी एन, तो एन और उनका भी बेटा था, वो बेटी की डेथ हो गई, अब केवल एन बची। तो अब विलियम के बाद में तो एन ही गद्दी संभालेंगे, लेकिन एन के बाद कौन संभालेगा, यहाँ संकट पैदा हो गया। तो इसलिए 1701 में बिल पेश किया गया, और बिल ये पेश किया गया है कि एक ऐसा राजा होना चाहिए जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाला हो और स्टुअर्ट वंश का हो। तो इनको एक ऐसा व्यक्ति और मिल गया। इसमें एक हैनोवर वंश की एक सोफिया इनको मिल गई, ठीक है। तो ये सोफिया है ना, तो सोफिया हैनोवर वंश की थी, ये प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाली थी, और जेम्स प्रथम की ये प्रपोत्री थी, यानी जेम्स सेकंड की जैसे वो मेरी बेटी थी, ये प्रपोत्री थी। तो अब जब प्रपोत्री थी तो इनको क्या कि ये उत्तराधिकार अधिनियम में पारित कर दिया। इसके बाद में सोफिया गद्दी संभालेंगी और उनके बेटे गद्दी संभालेंगे। तो इस प्रकार से उत्तराधिकार बिल 1701 में पारित हो गया। अब विलियम के बाद में 1700 में एन बैठ जाती है, और एन जो मेरी की बहन थी अब इनकी भी डेथ हो जाती है 1714 में। अब इसके बाद में जॉर्ज फर्स्ट बैठते हैं सोफिया के बेटे गद्दी पर, ठीक है। और जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं, चूंकि इनको गद्दी इनको भी सोफिया के बेटे को भी गिफ्ट में मिलने जा रही थी, तो संसद ने इसी लगे हाथों में इनसे भी कुछ कानून पारित करा लिए और इनको राजी कर लिया। तो इनको राजी करने के लिए इन्होंने क्या किया कि रोमन कैथोलिक को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया। पहला बिंदु था कि रोमन कैथोलिक का कोई भी अगर राजा होगा वो व्यक्ति राजा नहीं बनेगा, ठीक है। और अब राजा को इंग्लैंड के एंग्लिक चर्च का सदस्य होना अनिवार्य कर दिया, और ये कह दिया कि बिना संसद की स्वीकृति के राजा विदेश नहीं जाएगा और न विदेश के आधार पर कोई युद्ध लड़ेगा, ठीक है। और ये भी कर दिया कि अगर कॉमन सभा में महाभियोग चल रहा हो तो उसको राजा कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से संसद ने जॉर्ज प्रथम के सामने ये शर्तें रखी और इसको संसद में पारित करा लिया, और राजा ने स्वीकार कर लिया और उस पर हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। और आगे ये भी बिंदु था कि न्यायाधीश को राजा बर्खास्त नहीं करेगा, ठीक है, और शासन संसद के कानून के अनुसार चलेगा। तो इस प्रकार से संसद ने जॉर्ज प्रथम को जब गद्दी सौंपी गई तो संसद के अधिकारों में इजाफा कर लिया। अब यहाँ बात आती है 1714 में जैसे जॉर्ज फर्स्ट बैठे, और तो यहाँ पर हैनोवर वंश स्टार्ट हो जाता है। ये हैनोवर वंश है ना, ये 1714 से 1789 तक चलता है, और इस वंश में संसदीय संस्थाओं का उत्तरोत्तर विकास होता चला जाता है, राजा की शक्तियाँ कम होती जाती हैं। जैसे कि इसमें क्या हुआ कि राजा की वास्तविक शक्तियों का ह्रास हुआ और संसद को शक्तियाँ वो हस्तांतरित हो गई। तो यहाँ पर देखो ये ऐसा था कि 1689 में आपने देखा होगा विलियम मैरी के समय पर भी संसद की शक्तियाँ बढ़ गई थी, और हैनोवर काल में और बढ़ जाएंगी जैसे शक्तियाँ। जैसे जॉर्ज फर्स्ट बैठे थे, देखा नहीं था ये कितने बिंदुओं पर उन्होंने साइन करा लिए थे। लेकिन संसद अगर देखी जाए तो सही माने में शक्तियाँ तो आगे चल के 150 वर्ष बाद विक्टोरिया फर्स्ट के समय पर इनको प्राप्त होती है, ठीक है।
अब मंत्रिमंडलीय प्रणाली कैसे विकसित होती है, तो देखो पीछे भी मंत्रिमंडलीय प्रणाली आपने देखी होगी। तो उसमें आपने देखा था कि जो 4 सेकंड गद्दी पर बैठा था तो उसने देखा था कि प्रिवी काउंसिल के सदस्य ज़्यादा थे, तो उसने परामर्शदात्री संसद समिति बना दी थी, और उसको केवाल कहा था, कैबिनेट की बैठक होती थी। तो ठीक है, वहाँ पर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था पनप गई थी, लेकिन उससे ज़्यादा स्पष्ट है यहाँ पर जॉर्ज प्रथम के समय पनपी। तो हैनोवर काल में ये जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था पनपी, तो इसका एक कारण है, 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि देखो ये जो शासक थे ये विदेशी मूल के शासक थे, ये जर्मनी के थे, ये हैनोवर काल के। तो इनको यहाँ पर इंग्लैंड की प्रशासनिक संस्थाओं का और संसदीय कार्यप्रणाली का कोई अनुभव नहीं था। और दूसरा कारण ये था कि जॉर्ज प्रथम जो राजा बना था, इसको अंग्रेजी नहीं आती थी। तो इन्होंने क्या किया कि जॉर्ज प्रथम ने यहाँ पर जो मंत्रिमंडल की जो बैठक थी ना, अध्यक्षता करना, इन्होंने बंद कर दिया। अब जॉर्ज प्रथम कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता था, तो इसने क्या किया कि विश्वास पात्र मंत्री को कहा कि तुम ही इसकी अध्यक्षता कर लिया करो, तुम्हें इसका अनुभव है और अंग्रेजी भी आती है। तो एक विश्वास पात्र मंत्री को ही कैबिनेट की बैठक का अध्यक्ष बना दिया, और वही कैबिनेट के निर्णय करता था और राजा को बता देता था। लेकिन धीरे धीरे यही विश्वास पात्र मंत्री ही बाद में चल के प्रधानमंत्री का रूप ले लेता है। अब इस विश्वास पात्र मंत्री ने सोचा कि संसद में हम कोई भी कानून लाते हैं या कोई भी तर्क वितर्क करते हैं, तो कुछ तो हमारे साथ होते हैं, तो एक समान मत वाले व्यक्ति होंगे और मंत्री होंगे, वही इसका समर्थन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर दलीय व्यवस्था पनपती है हैनोवर काल में, और स्पष्ट रूप से। ठीक है, अब इसके बाद में आपने देखा ये विश्वास पात्र मंत्री सबसे पहले कौन थे, ये थे रॉबर्ट वॉलफॉल। तो परीक्षा में प्रश्न आता है पहले प्रधानमंत्री कौन है, रॉबर्ट वॉलफॉल। ठीक है, और ये जेम्स प्रथम के समय पनपे थे, और ये 1721 से लेके और 1742 तक रहते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक घटना घटित हुई कि लॉर्ड सभा में, लॉर्ड सभा कौन सी सभा होती है, जैसे राज्यसभा होती है आजकल, जो मनोनीत वाली होती थी पहले, राजा मनोनीत करता था। ठीक है, तो ये इसमें क्या हुआ कि बालपोर प्रधानमंत्री पराजित हो गए लॉर्ड सभा में, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देखो, मैं लोक सदन जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा है, उसमें जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, उसमें तो मुझे बहुमत है, तो उन्होंने इसमें से त्यागपत्र नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक परंपरा बन गई कि अगर कोई भी व्यक्ति लॉर्ड सभा यानी राज्यसभा में हार जाता है तो त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है, वो अभी भी होता है। लेकिन जब 1742 में जब जो हाउस ऑफ कॉमन्स थी, लोकसभा थी, इसमें जब वॉलपॉल पराजित हो जाते हैं, बहुमत नहीं रहता, तब वो त्यागपत्र देते हैं। तभी से परंपरा बन गई थी कि ये प्रधानमंत्री है वो लोक सदन यानी लोकसभा यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में अगर पराजित हो जाता है, बहुमत नहीं रहता, तभी त्यागपत्र देगा, जो आज तक चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री का पद अभी संवैधानिक नहीं हुआ था, अभी सामूहिक उत्तरदायित्व जैसी कोई भावना नहीं थी, ये कालांतर में पनपता है धीरे धीरे करके। ठीक है, ये व्यवस्था पनपती है। अब यहाँ पर बात आती है कि दलीय व्यवस्था है ना, दलीय प्रणाली। तो दलीय पद्धति का विकास कैसे होता है, वैसे देखा जाए तो ये इंस्टीट्यूट काल में ही हो गया था। आपने देखा होगा 4 सेकंड के समय पर 4 सेकंड का कोई निसंतान थे, तो इसमें जेम्स सेकंड बैठ गए थे। एक्सक्लूसिव बिल आया था, तो आपने देखा था कि कैसे वहाँ पर वही एक दल सेप्टेम्बरी के नेतृत्व में बन गया था, टोरी दल डेनवी के नेतृत्व बन गया था। वही एक संसद का समर्थक करते थे और टोरी दल राजा का करते थे। ठीक है, और यही आगे चल के लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी बन गई, यानी टोरी कंजर्वेटिव पार्टी, वही लिबरल दल बन गया। तो इस प्रकार से दलीय व्यवस्था पनप गई। अब लोक सदन यानी हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी पीपल, जो चुनी हुई संस्था है, राज्यसभा यानी राज्यसभा जैसा। तो ये राज्यसभा की शक्तियाँ कैसे कम हुई और लोक सदन किस प्रकार से इसको शक्तियों का इजाफा हुआ, ये हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। इसमें आपको 1832 का अधिनियम पढ़ना पड़ेगा, 1911 का अधिनियम पढ़ना पड़ेगा, 1949 का अधिनियम पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने इसका सेकंड पार्ट बता दिया है, अब इसका थर्ड पार्ट आएगा। तो साथियों, इसी प्रकार के हिस्ट्री के इशू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य IAS PCS पर। धन्यवाद।